एरे नहीं डिस्कस किए थे मीन्स स्ट्रिंग्स डिस्कस किए थे। यस सर। एरे से भी रिलेटेड डिस्कशन हुआ था कि एरे में बेसिकली गो लैंग्वेज में भी आपका एरे एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा, और ये आपको स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब एरे में जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे एरे आप लेते हैं वन डायमेंशनल एरे, तो दैट एरे कंटेन्स द इंडेक्स एंड देयर इज सम एलिमेंट allocated on a specific index position, and third part is the address. तो एरे और नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन में बेसिक डिफरेंस यहाँ से ही शुरू होता है, एड्रेस पार्ट से शुरू होता है। यानी कि नॉर्मल जो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, अगर हम को 5 वेरिएबल्स पर कोई ऑब्जर्वेशन लेना है तो 5 वेरिएबल्स डिफरेंट लोकेशंस पर मेमोरी में एलोकेट होगा। लेकिन अगर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप अगर है, तो in place of declaring that variable on using 5 different variable, we can use same name, यानी एक ही नाम से हम उसको assign कर सकते हैं, input ले सकते हैं, and the name of that particular variable is the array name for that particular data type. तो जिस तरह का डेटा हमको रखना है उस तरह के डेटा टाइप के लिए एरे नेम सजेस्ट करते हैं, और एरे नेम के थ्रू हम उसको एलोकेट करते हैं। नाउ एनीवन, क्योंकि आपने ऑलरेडी सी पढ़ लिया है और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो कोई बता सकते हैं कि एरे और नॉर्मल वेरिएबल में बेसिक क्या एडवांटेज है? एरे लेने से नॉर्मल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं नंबर ऑफ, और एरे लेने से क्या एडवांटेज है बेसिक? एनीवन? सर एरे में ये एडवांटेज है कि सर अगर नॉर्मली हम लोग वेरिएबल लेते हैं सर, अगर 100 लेना हो तो 100 वेरिएबल लेना पॉसिबल नहीं है सर, और उसी को असाइन करना है तो एरे यूज करेंगे 100 सर। वेरिएबल लेना पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट टू परफॉर्म एनी ऑब्जर्वेशन, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, टू फाइनलाइज द डिसीजन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर ज्यादा है कि जब आपको कोई तरह का डिसीजन बनाना होगा सेट ऑफ वेरिएबल्स पर, तो सेट ऑफ वेरिएबल्स को इंडिविजुअली कॉल करना होगा, और एरे में क्या होगा सर? उसमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सर, उसमें ये फैसिलिटी है एरे में। एरे के केस में ये एडवांटेज है कि यू आर यूजिंग सिंगल नेम, एक ही नाम से वेरियस वैल्यू आपको हैंडल हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है कि जब हम डिस्क्रिट मैनर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं, तो आपका जो मेमोरी का जो है एलोकेशन हर वेरिएबल के लिए डिफरेंट लोकेशन पर होता है। यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि देयर इज ए पर्टिकुलर एड्रेस, यानी कि देयर इज ए बेस लोकेशन। ठीक है ना, एंड बेस लोकेशन जिसको आप बोल सकते हैं बेस एड्रेस, और जिसको हम लोग और भी चीज बोल सकते हैं स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग एड्रेस अगर आपके पास है तो यू कैन इजिली रिट्रीव द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का कोई भी एलिमेंट का एड्रेस आपको पता चल सकता है। कैसे पता चलता है? तो आप ऑलरेडी एक और पेपर पढ़ रहे हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे होंगे। यस सर। तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे डिस्कस हो गया है, लिंक यस लिस्ट के सर। बाद स्टैक क्यू ये सब हो गया है। नहीं सर, नहीं अभी सर, सिर्फ लिंक डबली लिस्ट हो चल रहा रहा है है सर। सर, स्ट्रिंगली और डबली हुआ है सिर्फ। ठीक, और लिंक लिस्ट हो रहा होगा, पॉइंटर पहले डिस्कस हो रहा होगा। तो एरे में, एरे को एज ए हम डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप देखे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में क्या यूज करते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग में फिक्स्ड पार्टीशन और जो आपका है वेरिएबल पार्टीशनिंग जो आप करते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एरे। ठीक है,
Non-contiguous like paging, segmentation, there is a concept of pointers. Three. यानी कि through pointers we can allocate anywhere in the particular list. अब single linked list आप पढ़ रहे हैं, double linked list पढ़ रहे हैं, तो there is a concept of pointer and array, and at the same time this concept is for handling the data in a static and dynamic manner. तो C में आप ऑलरेडी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस देखे होंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस पॉइंटर्स के थ्रू, और स्टैटिक एलोकेशंस तो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग करते हैं. अब एरे जब यूज होगा, एरे एज ए डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए स्पेसिफिक मैनर. तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा यहाँ हो रहा है, तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर सिक्वेंशियली आपका डेटा स्टोर हो रहा है. अब यहाँ पर एरे एलिमेंट में अगर हमको सपोज करो कि बेस एड्रेस अगर पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट? एनीवन? वी ऑलरेडी डिस्कस इट इन आर्किटेक्चर. बेसिस क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल में रो मेजर, कॉलम मेजर आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में. अगर बेस एड्रेस पता है, स्टार्टिंग एड्रेस, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकलता है? एनीवन? N into sir n plus डेटा वैल्यू, डेटा सर, डेटा टाइप इनटू लोकेशन सर. मतलब कौन सा Sir, डेटा base टाइप यूज set- कर रहे हैं. अगर इंट यूज करें तो 2 बाइट ऐसे. यस डेटा टाइप तो ये तय करेगा ना कि उसका साइज क्या है, यानी हर एलिमेंट का साइज क्या है, वो डेटा टाइप आपका तय करेगा. लेकिन बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस ऑन एनी लोकेशन. देन बेसिकली द बेस एड्रेस एंड द विड्थ or the weight of the particular each element and the location where you want to for which you want to find out the address. Suppose if you want to find out the address of this value 14, तो 14 का अगर एड्रेस निकालना है तो 14 आपका इंडेक्स पोजीशन 2 पर है, इसका लोकेशन अगर 2 है, और चूंकि दिस इज द एरे कंटेनिंग इंटीजर एलिमेंट, ठीक है ना, दिस इज द एरे and this is the container of integer element. इंटीजर एलिमेंट को होल्ड करता है, ये इंट डेटा टाइप का वैल्यू है इसमें. तो साइज ऑफ इंटीजर इज व्हाट? साइज ऑफ इंट इज 2 बाइट्स. 2 बाइट्स. तो 2 बाइट्स है, दैट मींस 16 बिट. तो 2 बाइट यहाँ पर 16 बिट नहीं करना है, 2 बाइट को ही यहाँ यूज करना है. तो 2 बाइट इज द साइज, इंडेक्स इज द 2, and the base address, or you can say starting address, just assume 1000 is the starting address. But starting address जब हम लोग रन करते हैं तब हम देख पाते हैं कि starting address आपका क्या होगा. तो starting address आपका 1000 अगर assume किया जाए तो 1000 plus 2 into the index position is 2, so 2 into 2 4, that is 1004. So 1004 is the address of this 14. Similarly, if you want to find the address of this, so in place of 2, 1 is multiplied with the weight, so 2 into 1, that is 1002. So the address of 13 is 1002. Yeah, on the basis of this, the pointer arithmetic is also done. जब आप C में pointer arithmetic किए होंगे, तो whenever you are assigning the address of any array to the pointer, which address is assigned to the pointer? कौन सा एड्रेस आपका असाइन होता है? बिकॉज हियर नंबर ऑफ एड्रेसेस आर देयर. 1000 sir. यस, 1000 base address. the address of the first element. So address of the first element is the starting address and it is termed as a base address also. So once you have a base address, then you can find out the address of any element. That is the advantage part of the array, arrangement of data element. तो array को यूज करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज है. पहला चीज तो ये डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं. इट इज द कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट. फिक्स्ड साइज कलेक्शन है, नंबर ऑफ साइज आपका एरे का जो साइज है वो फिक्स करते हैं, और स्टोर इसमें डेटा को स्टोर करते हैं. अब इसका यूज जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, C++ में, जावा में, तो लोअर बाउंड हमेशा 0 से और अपर बाउंड साइज -1 तक आपका ये रेंज फिक्स होता है किसी भी एरे का. अगर साइज आपका जो है टोटल साइज ऑफ द एरे है तो
साइज अगर 5 है तो 0 to 4 जाएगा, यानी साइज से एक कम। नाउ इन Go programming language, whenever you have to implement the array, then you have to implement the array by using several way of function. तो function हम लोग जब discuss कर रहे थे तो we just discuss the various mode of the function, ठीक है। तो function का अलग अलग मोड है, जैसे आप C में भी पढ़े हैं, तो there are various ways of function calling, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर एरे का भी यहाँ पर अगर हम फंक्शन के थ्रू एरे को यूज करेंगे तो देयर आर वेरियस वे थ्रू द पर्टिकुलर पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है ना, रिटर्न, विदाउट रिटर्न, एनी वे यू कैन यूज फंक्शन इन गो प्रोग्रामिंग आल्सो। नाउ अर्लियर इन C++ we have a declaration in this manner: data type, array name and the subscript, one dimensional अगर है तो subscript equal to, if you want to assign some value here, then the size of the array is set on the basis of the declaration or initialization of the particular value. तो अगर यहाँ पर हम डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, then the automatically the subscript यहाँ साइज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। But if you are not assigning any value, then you have to put up the size of the particular list. So in Go programming language, the declaration is in this manner: so where variable name, then size, that is the subscript size, one dimensional, then variable type. No semicolon is needed, but if you mention semicolon, then it is automatically justified by the compiler. As you know that कि without var भी हम कर सकते हैं declaration, तो var के साथ हम declare करते हैं without initialization, तो var, then the array name, subscript का value, then the data type. Similarly int के लिए float 64 जिस तरह का डेटा आपको रखना है उस तरह का डेटा टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हैं, रन टाइम में भी वैल्यू ले सकते हैं। नाउ हियर देयर इज आल्सो प्रोविजन टू without using var you can, and without using var there is no need to mention the data type for the particular array. Now you, whenever you are using short description, तो अगर किसी array के लिए short description यूज करेंगे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू आपका जो है एरे का साइज और डेटा टाइप सेट होगा। यानी अगर 5 इंटीजर है तो इसका साइज 5 होगा और ये इट इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर एलिमेंट। तो योर कंपाइलर ऑटोमेटिकली जस्टिफाई वंस यू यूज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द एरे। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू द ईच ऑफ यू, whether there is a provision to use the short description for global variable? No sir, no sir. So there is no provision to use short description for global variable, because last class हम लोग डिस्कस किए थे। तो शॉर्ट डिस्क्राइब जो करते हैं वेरिएबल का वो केवल लोकल वेरिएबल के लिए। तो that's why whenever you want to declare the particular variable globally and want to access the particular variable in a global manner, जैसे आप स्टैक का प्रोग्राम लिखेंगे या क्यू का या लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिख रहे होंगे, सिंगल लिंक लिस्ट, तो सिंगल लिंक लिस्ट में लिस्ट के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म, लाइक क्रिएशन ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना, सर्चिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ट्रैवर्सल टू द लिस्ट, तो ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग ऑल्सो। तो जितने तरह का ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे ऑपरेशंस तो एक ही एरे के ऊपर हो रहा होगा, यानी एक ही पॉइंटर यानी एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा होगा, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने नोड क्रिएट किया होगा और नोड क्रिएट करने के बाद लिस्ट का क्रिएशन हुआ होगा। तो यू नीड टू यूज द सेम सेट ऑफ स्ट्रक्चर नंबर ऑफ टाइम्स। तो स्ट्रक्चर को आपको क्या लेना होगा, ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा, करते होंगे आप। व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन? Because we want to use the same structure in different function and procedures. अलग अलग procedures में लिखना है तो उसके लिए हमको global declaration करना होगा। तो in future whenever you are doing some project and you want to use the same set of value number of times in different procedures, then you can use the particular set of variable under global variable declaration area। तो उस set of variables को आप जो है global variable declaration area में लिखेंगे
तो कभी भी किसी भी फंक्शन में यूज होगा। दूसरा उसका बेनिफिट क्या है, आप एक से अधिक क्लास अलग अलग प्रोसीजर्स में सेम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी वहां डिलिमिटेड हो जाएगा। जो चीज आप मेन प्रोग्राम में अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग वर्क के लिए आप अलग अलग वेरिएबल असाइन करते हैं, वो अगर एक ही वेरिएबल से अगर आप चाहें तो अलग अलग प्रोसीजर्स में सेम वेरिएबल से डिफरेंटली उसको लोकलाइज करके यूज कर सकते हैं। So that is the advantage part of that global variable declaration. You can also use whenever there is a need to declare the particular variable in a global manner. So as per your requirement. Now, I think that you have an idea about the array related program. So I just give you a simple program. अभी एक simple program लिखिए. Write a program to count total number of zero non-zero elements from the list. So you can create the list. Now I just add up something here. आपको जो प्रोग्राम लिखना है उस प्रोग्राम में लिस्ट को फंक्शंस के थ्रू बनाना है, यानी कि यू हैव टू यूज फंक्शन टू क्रिएट द लिस्ट एंड आफ्टर क्रिएशन अगेन यू हैव टू यूज द फंक्शन टू फाइंड आउट द और टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो एलिमेंट। नाउ बोथ फंक्शन इज कॉल्ड इन द मेन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो जस्ट यूज थ्री फंक्शन, one function is for creation of the list, one function is for checking or count the total number of zero and non-zero element, and third function is the main function in which you call these two functions. So I think it is possible for you. लिख सकते हैं इसको। Then I just moderate the program after writing of this one. इसके बाद हम उसको थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे प्रोग्राम को। Anyone connected with the laptop? No sir. लैपटॉप से कनेक्टेड है कोई? Raise the hand if you are connected with the laptop, then raise the hand, because I expect to see your compiler or your editor on which you are writing and in which manner you are writing the particular code to fulfillment of the job. जो प्रॉब्लम दी है सबको क्लियर है या is there any confusion related to the problem? No sir, no sir. No. तो anyone connected, कोई है जो connected है लैपटॉप से? No sir. No sir. If you are connected, then just share your screen whatever you are doing. Okay. Let me check first. Question is clear ना? तो अब आप कॉपी पर बनाइए. If you are not connected with the laptop, then do it on notebook. And after writing, share it. Because अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड रहते तो उसका आउटकम भी हम लोग देख पाते कि क्या आप कर रहे हैं। दिख रहे हैं ना? Yes sir. You can use zero order function also here. In this case, that means कि you directly use the particular
कोई लिखे? देखिए, एक आपको फंक्शन बनाना है. You have to make one function for creation of the list. Just use zero order function here for creation of the list. And if you want to use some variable globally, then you can use var a तो constantly अगर लेते हैं and var एरे जो है वो साइज 5 का है. यहाँ पर कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं. कॉन्स्ट के थ्रू जो वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल को यहाँ पास कर सकते हैं. और जैसे हैश डिफाइन आप यूज करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, उसको भी यूज कर सकते हैं. तो क्रिएट एक फंक्शन बनाना है और एक फंक्शन आपको बनाना है ना, जीरो और नॉन जीरो के लिए चेक करेगा. तो चेक एक फंक्शन बनाना है. चेक एंड काउंट कर सकते हैं, है ना. काउंट एक फंक्शन बनाना है. काउंट फंक्शन आपका जो है नॉन जीरो एलिमेंट को काउंट करेगा. तो यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर जीरो नॉन जीरो एज ए इंटीजर ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर. तो क्रिएट के समय आप जनरली जो आपका एरे होता है वो एरे में चूंकि साइज आप फिक्स किए हुए हैं तो fmt इंटर साइज एंट्री करना होगा तो साइज लेंगे. तो इंटर एरे एलिमेंट then just use fmt dot scan address of for this we just take one loop. लूप चूंकि यहाँ पर आई हम डिक्लेयर नहीं किए हैं तो आई को शॉर्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई 0 से आई लेस देन 5 आई for loop start. Then after completion of this close the for loop. फॉर लूप के अंदर ये इनपुट हो गया तो क्रिएशन के समय में हमारा वैल्यू इनपुट होगा. फॉर लूप क्लोज हो गया और फंक्शन क्लोज हो गया. देन काउंट में आपको क्या करना है. काउंट में इनिशियली आपको z इक्वल टू 0. z इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है कि आप इसको लोकल वेरिएबल बना दिए, ठीक है ना. ग्लोबली डिक्लेयर्ड है बट इसको लोकल वेरिएबल बना दिए. तो इनिशियली जेड और नॉन जेड आपका जो है वो 0 रहेगा. देन वी जस्ट चेक आउट. यहाँ पर हम लोग चेकआउट करेंगे इफ ये आपका ग्लोबल है तो इफ ए आई इक्वल टू 0 कब होगा जब ए आई आपका ग्रेटर
ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन जीरो में हम लोग यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, केवल नॉन जीरो वैल्यू ले रहे हैं। तो इसके लिए हमको जीरो को ही चेक करना होगा, अदरवाइज में दोनों चला जाएगा। a इक्वल टू जीरो अगर है, ठीक है, अगर इफ a I इज इक्वल टू जीरो है, देन हमारा जो है z इज इक्वल टू z प्लस वन होगा, else which use else nz इक्वल टू nz प्लस वन होगा, ठीक है। इसके बाद else हमारा क्लोज होगा, टोटल यही जीरो और नॉन जीरो हमको काउंट करना है। then we close the particular count function, से कोई यूज नहीं है। and then we think about the main function. Under main function only we have to call the particular create then count function, यही काम करना था हमको। and we just close it। तो और कुछ छूटा है देखिए तो, केवल एक लिस्ट क्रिएट सर करना फॉर है। का हैं? फॉर का पैरेंथेसिस छुड़ी है सर, ये करली क्या ब्रैकेट छूटा है? फॉर का सर, कौन सा? फॉर का सर, फॉर लूप का करली ब्रैकेट लगता है छुड़ी है। फॉर लूप का, हाँ ठीक, फॉर लूप का यहाँ एल्स क्लोज हुआ, तो फॉर लूप क्लोज हुआ एंड देन एरे एलिमेंट 5 एलिमेंट है ना, 12 प्रिंट नहीं कराए क्या जीरो नॉन जीरो? अच्छा, नो सर, प्रिंट नहीं। फॉर लूप के बाहर होगा ना, यहाँ पर ये बंद हुआ एल्स, ये बंद हुआ फॉर लूप। चलें ना, तो we just यस सर। implement it through function। I think कि आपने ऐसा ही किया होगा। जस्ट ये जो नहीं किए हैं उसको चैट में डाल देते हैं। ठीक है,
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे, यानी कि राइट नाउ जो भी हम लोग प्रॉब्लम लिखे, इस प्रॉब्लम में स्टैटिक आपका कांस्टेंट वैल्यू 5 ले लिए। अब अगर हमको चेंज करना होगा तो यहाँ से चेंज करेंगे। इसके लिए अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करें, कॉन्स्ट में जैसे आप हैश डिफाइंड मैक्रो यूज करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो कॉन्स्ट के लिए क्या है, कॉन्स्ट के बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम ना। यस सर। Const, आप जैसे मैक्स लोकेशन करते होंगे स्टैक क्यू में यूज करेंगे, तो मैक्स अगर यूज करते हैं देन क्या इक्वल टू यूज करते हैं, नो मैक्स सर। का डेटा टाइप भी लिखते हैं कि डायरेक्ट मैक्स इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर, कौन बताएंगे। यस सर, डेटा टाइप भी लिखते हैं। मैक्स के बाद डेटा टाइप, यस यस। और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू अगर मान लेते हैं 10 दे देते हैं, और यहाँ पर मैक्स सर डेटा टाइप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल Yes. जाएगा सर। डेटा टाइप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर यस यस मैक्स इक्वल टू 10, यस। तो इसको 14 में काउंट करेगा, अक्ल नहीं होती। 14। तो कॉन्स्ट कीवर्ड आप बेसिकली जब आप स्टैक क्यू का प्रोग्राम लिखते होंगे तो वहां पर यूज कर सकते हैं। I discuss this thing, you can also implement your data structure program in Golang, ठीक है ना। Golang में भी लिख सकते हैं because this is the mixer of C, C++. In C++ also you can implement, but in your university syllabus you have to implement the data structure जो प्रोग्राम है उसको C से implement करना है ना। In Java also you can implement the same because that is just like algorithm, जैसे algorithm आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर में जो भी प्रोसीजर्स या फंक्शन डिस्कस करते होंगे वो एल्गोरिथम वो किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट मैक्स इक्वल टू 10 या, तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी लेकिन क्या है कि मैक्स आपको चेंज हो रहा है, वेरिएशंस है, अभी यूजर इनपुट आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यूजर इनपुट करने का मतलब कि अभी हमने स्टैटिक लिया, फिर मैक्स कांस्टेंट के थ्रू किया, फिर अगर हम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं दैट मीन्स यूजर सेट द पर्टिकुलर, मान लेते हैं यहाँ पर मैक्स इक्वल टू 100 कर दे, ठीक है ना। तो ये आपका एरे जो है 100 साइज का एरे बन गया, लेकिन हम कस्टमाइज करना चाहते हैं यूजर के हिसाब से, तो वी जस्ट टेक द गिव द प्रोविजन टू द यूजर fmt डॉट println। सर एरे का साइज लेने के लिए। हाँ, मतलब कि हमने मैक्सिमम लोकेशन किया, अब उस मैक्सिमम लोकेशन में हम मान लेते हैं अगर मैक्स 100 कर दिए तो अब तो जहां भी मैक्स कॉल होगा तो 100 टाइम कॉल हो जाएगा। यस सर। अगर हम उसको कस्टमाइज करना चाहें तो मैक्सिमम लोकेशन दैट इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, बट वी कैन यूज इन एरे, एरे के केस में ऐसा यूज करते हैं एंड दैट्स व्हाई देयर इज नीड अ पॉइंटर, ठीक है ना। इसीलिए पॉइंटर का जरूरत होता है कि वी आर, अब जैसे बहुत बार क्या है कि आप कोई बहुत बड़ा हॉल बुक कर दिए और उसमें आदमी 5 ही बैठा है, ऐसा हो सकता है ना। यस सर। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, वहां पर रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट उसको एलोकेट करने के लिए आपके पास अनदर जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स अनअवेलेबल है। तो इंटर द साइज ऑफ एन एरे, ये यूजर एंट्री हम कराते हैं अगर,
तो साइज के लिए कौन सा वेरिएबल, एन को हम लोग यूज नहीं किया ना कहीं, एन को यूज कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ एन। लेकिन आपका कंपाइलर ये बोला भी नहीं कि एन को यूज नहीं किया, कहीं कहीं यूज हुआ है क्या नीचे, यूज तो नहीं हुआ था लेकिन बताया नहीं। ठीक है, तो एन यूज कर लिए, तो अब यहाँ पर हम मैक्स को डिलिमिट कर सकते हैं एन से। ठीक है ना, क्या ये एन यहाँ काम करेगा, इस फंक्शन में हम यूज किए हैं, क्या ये एन यहाँ काम करेगा, एनीवन यस सर, यस सर। यस सर। करेगा? सर एरे में तो हम दिए ही नहीं है तो। सर कैसे करेगा सर, ये तो एरे मैक्स का मान है। पूछ रहे हैं, ये एन को हमने ग्लोबल डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन जब एन को किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो तो उसके लिए लोकल हो गया ना। यस सर। तो इसको फिर कैसे यूज करेंगे? सर एरे में मैक्स के जगह एन डाल देंगे। हैं, मैक्स के जगह एन कैसे डाल दीजिएगा? यहाँ तो जब आप एन डाल रहे हैं उस समय तो एन का वैल्यू नहीं था ना, ये तो जब क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तब एन का वैल्यू आएगा। बताइए इसका क्या उपाय है? इसका एक उपाय है, इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस। हाँ? तो फिर हमको क्या करना होगा कि ये फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं होगा, नहीं है। ऑटोमेटिकली काउंट फंक्शन से काम हो जाएगा। साइज ऑफ एन एरे सपोज हम लोग दे देते हैं 6। ठीक है, तो अब नाउ 12, 23, 34, इस बार जीरो देते ही नहीं, देखते हैं जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, 3 और 3 6 और टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, बिकॉज जब आप काउंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो पहले आपका क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, और जब क्रिएट फंक्शन कॉल हो जाएगा देन दैट n वैल्यू इज द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन आल्सो, तो यहां से आपका यूज करेंगे। अब ना हो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद भी रन करता है या नहीं, या कोई एरर आता है, अगर कंपाइलर चेक करेगा तो। नहीं आया, मतलब कि आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबल, वो यहाँ पर किस तरह का स्टोरेज क्लास यूज कर रहा है। अगेन यहाँ पर सी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो ग्लोबल डिक्लेयर्ड है वो किस तरह का स्टोरेज क्लास को यूज कर रहा है? एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का आपका जो है एलोकेशंस, आपका जो डेटा का एलोकेशंस होता है वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस से होगा, यानी एन का वैल्यू अगर हम दूसरे फंक्शन में यू चेंज नहीं किए तो वो आपका रिटेन करेगा, वो ग्लोबल एक्सेसिंग है, एन का वैल्यू वही रह गया। लेकिन अगर एन का वैल्यू यहाँ चेंज कर देते काउंट फंक्शन में, तो हमारा एन का वैल्यू जो है इस काउंट फंक्शन में आपका जो है डिफरेंटली होता है, लेकिन एन का वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, एन का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। एन का वैल्यू अगर चेंज करते तब ये आपका इफेक्ट नहीं करता आपका, क्योंकि ग्लोबल डिक्लेयर है, लोकल डिक्लेयर नहीं है। तो एन का वैल्यू जो भी आपका चेंज हुआ वो डायरेक्टली यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल के थ्रू यूज हो गया, तो ये क्रिएट फंक्शन को काउंट फंक्शन के अंदर कॉल करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर स्कोप रूल्स को देखते हैं तो यहाँ पर अब क्रिएट फंक्शन और काउंट फंक्शन दोनों सेपरेट फंक्शन है और मेन फंक्शन, लेकिन ये दोनों फंक्शन आपका ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा है। एन को अगर लोकली डिक्लेयर कर देते तो फिर ये दोनों के लिए हमको यूज करना पड़ता। अगर हम यहाँ एन को हटा दें, ठीक है, और एन को यहाँ डिक्लेयर कर दें, और सी where n int, and now check क्या प्रॉब्लम आता है।
तो इसको बंद कर दीजिए। Now see the error दिखा ना? यस सर। So I think that what is the use of global variable, it is clear to you. तो यहाँ पर n को अगर number of function, why I discuss this thing, because it is also helpful in data structure, because whenever you are declaring the local variable within the particular function or any case, then it is delimited for that, any scope and visibility of that variable is delimited to that particular section only. So try to use maximum global variable whenever you are handling that sort of program, like linked list use कर रहे हैं या tree का program लिख रहे हैं, graph का program लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पर ये आसान होगा आपको। ट्री का स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं, ग्राफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डीएफएस बीएफएस ट्रावर्सल एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ही वेरिएबल को बहुत बार यूज करना होगा। अब जैसे स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मैक्सिमम टाइम्स यूज करना होगा सेम सेट ऑफ वेरिएबल। जैसे पॉप फंक्शन में भी यूज करना होगा टॉप, पुश फंक्शन में भी टॉप यूज करना होगा, पुश में भी आपको स्टैक एरे यूज करना होगा, पॉप में भी आपको स्टैक एरे यूज करना होगा, पिप यानी डिस्प्ले कराने के लिए भी आपको एरे यूज करना होगा, स्टैक एरे, और द साइज ऑफ द एरे यूज करना होगा। तो यू कैन इजीली हैंडल ईच एंड एवरी वन। अगर लोकल लेंगे तो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि लोकल लेंगे तो फिर उसका डिलिमिटेशन हो जाएगा। आपका जो वेरिएबल है उसको ग्लोबली एक्सेसिंग करना है। तो सेम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल एरे का, उसी तरह से आपका स्टैक क्यू ये भी आपका वन डायमेंशनल एरे में वैसे ही काम करेगा, ठीक है ना, लिफो और फिफो मैनर में। तो यू कैन ऑल्सो एलोकेट दैट एल्गोरिथम इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ आई जस्ट मॉडिफाई दिस वन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है कैसे स्कोप रूल्स वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग इसमें? अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट करते हैं। आई थिंक दैट कि एरे आपने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में अभी एरे नहीं शुरू हुआ ना? एरे हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में? नहीं हुआ, अभी लिंक लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर एक अलग तरह का एक एरे का स्ट्रक्चर होता है जिसको थ्री टपल एरे कहते हैं, स्पार्स एरे। यानी स्पार्स एरे इज द एरे इन विच मैक्सिमम जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट। लाइक सपोज जस्ट टेक दिस एग्जांपल वेयर ए एस इंट, ये हम एक एरे लिए हैं 3x3 मैट्रिक्स का। नाउ वी डिस्कस द टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब नो सर। in two dimensional array there is condition, so two dimensional array में you have to use row and column। तो for row and column you use the for loop। तो row column entry तो हो जाएगा, you can create the list, you can use the create function through which you can take the input for the list, and whenever you are handling the array, then there is such types of array in which number of zero element is more than the number of non-zero element, right? That's why हम पहले जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट से रिलेटेड एक कोड डिस्कस किए। अब यहाँ देखिए इस 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स आर देयर, बट 4 एलिमेंट्स आर आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट इज नॉन जीरो एलिमेंट एंड 4 इज जीरो एलिमेंट। तो रेशियो आपका जो है 4 का आपका इसमें, फिर भी अगर एक और जीरो बढ़ा दे, ठीक है ना, इस 1 को भी अगर जीरो कर दे तो, और एक और जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये लास्ट में भी जीरो कर दिए। नाउ सी नंबर ऑफ आपका जो नॉन जीरो एलिमेंट 3 है और ये हो गया आपका 6, तो जीरो एलिमेंट आपका हो गया 6 और नॉन जीरो एलिमेंट हो गया आपका 9 - 6 दैट इज 3, ठीक है ना। ये 3 हो गया।
अब देखिए ये 3 नॉन जीरो को अगर हमको हैंडल करना है तो देयर इज वन अरेंजमेंट इन विच वी आर assigning only allocating only non-zero element and discard all the zero element. तो नॉन जीरो एलिमेंट आपका 3 ही है, तो आप ऐसा एक अरे अरेंजमेंट कर सकते हैं एरे का, जिसको 3 टपल एरे भी बोलते हैं, 3 टपल मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें कॉलम फिक्स होता है, ठीक है ना, दैट इज द नोन एज ए स्पार्स एरे. तो कॉलम इज फिक्स, दैट इज 3. रो इज टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट. तो रो का वैल्यू जो है नॉन जीरो से एक ज्यादा होता है. नॉन जीरो से एक ज्यादा कहने का मतलब है हियर द फर्स्ट रो इज फिक्स्ड. फर्स्ट रो आपका जो एरे का वो फिक्स्ड होगा, एंड फर्स्ट रो कंटेंस, यानी पहला कॉलम जो है वो टोटल नंबर ऑफ नॉन रो, दूसरा कॉलम का जो है फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरा जो है वो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा. तो इसके केस में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रो हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3, और नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ 5 पहले था, अभी नॉन जीरो एलिमेंट कितना हो गया 3, तीनों 3 हो जाएगा. और उसके बाद आपका जो है एरे आपका जो है एलिमेंट इंसर्शन होगा. तो एरे के लिए केवल 3 ही एलिमेंट को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे. 3 ही एलिमेंट का मतलब है कि ये पहला रो तो फिक्स हो गया 3 एंड 3 3, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, एरे का जो जीरो है वो फर्स्ट रो को, जो यूजर है उसको फर्स्ट रो मानता है, 1 है उसको सेकंड रो मानता है, और यूजर के लिए ये जो सेकंड आपका जो थर्ड रो है उसको हम लोग इंडेक्स 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूजर के लिए वो थर्ड रो है. उसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द इंडेक्स फ्रॉम 0th पोजीशन इन द एरे केस, बट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो 0 1 है, 1 जो है वो 2 है, और 2 जो है वो 3 है. यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो नाउ सी, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में डेटा है नॉन जीरो, और फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में. तो हियर वी मेंशन फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, डेटा इज व्हाट 1, देन फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, डेटा इज व्हाट 2. Similarly, in second row, third column, value is 5. तो जो आपका एरे बनेगा इसमें केवल नॉन जीरो एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा, एंड दिस इज द पर्टिकुलर एरे, है ना, which is having only 3 नॉन जीरो एलिमेंट. तो ये 1 2 5, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो, और ये 1 2 5 रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट एक्चुअली नॉन जीरो एलिमेंट वी हैव इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट. तो 1 2 5 एंड 2 3 जिस कॉलम या रो पर आपका वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली एड अप कर देते हैं 1 यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, यानी एक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना. इंडेक्सिंग को 0 से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारा ये अरेंजमेंट है. तो I think that in next class, I expect so. आप एरे समझ गए, 2 डायमेंशनल एरे. तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है, आपको लिख के लेके आना है इसी के बेसिस पर. एक मिनट, ये हम शेयर कर देते हैं. जो मॉडिफिकेशन हम लोग किए हैं ये शेयर कर दिए हैं क्या? तो उसमें प्रिंट नहीं किए थे. स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है क्या जी? नो सर. नो सर. बोल भी नहीं रहे जी आप लोग. आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं. अच्छा, ये जो अभी बताया ये देख नहीं पाए ना. स्पार्स एरे समझ में आया आपको? यस सर. स्पार्स एरे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है आपको. स्पार्स एरे इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एरे विच कंटेन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट. जैसे यहाँ पर क्या है, ये अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें 9 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट आपका जीरो है, 3 एलिमेंट आपका जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है.
तो इस तरह के एरे के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग करते हैं जिसमें कॉलम 3 फिक्स होता है, रो आपका जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो से एक ज्यादा होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो 3 है तो इसमें 4 रो होगा, तो 1 2 3 4 रो हो गया। और 4 रो इसलिए है क्योंकि पहला रो आपका फिक्स है, पहला रो में नंबर ऑफ, पहला रो का पहला कॉलम में नंबर ऑफ रो लिखते हैं टोटल कितना है, पहला रो का दूसरा कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो लिखते हैं, और पहला रो का तीसरा कॉलम में टोटल नॉन जीरो कितना है। तो इस केस में तीनों 3 हो गया, यानी कि इसमें 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है, और 1 2 5 3 नॉन जीरो एलिमेंट है। तो 3, ये पहला 3 नंबर ऑफ रो के लिए, दूसरा 3 नंबर ऑफ कॉलम के लिए टोटल, और तीसरा 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। और सर 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 हर एरे में सर कॉलम 3 फिक्स होगा? हाँ, कॉलम फिक्स होगा, कॉलम 3 फिक्स्ड होगा, ये रो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू नॉन जीरो एलिमेंट। Why I Okay, discuss these things? Because after creation you have to create a sparse representation of the array. तो हम लोग चेक करेंगे, यानी हम 2 डायमेंशनल एरे जब इनपुट लेंगे तो इनपुट लेने के बाद ये चेक करेंगे, अगर हमारा 0 ग्रेटर देन नॉन जीरो है देन इस केस में स्पार्स अरेंजमेंट इज नीडेड, अदरवाइज नो नीड ऑफ स्पार्स। यानी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे जब 0 का रेशियो नॉन जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हम लोग डालेंगे उस फंक्शन में। एंड आई जस्ट शेयर यू अ प्रोग्राम, ठीक है ना, आई विल शेयर द प्रोग्राम जो हम करना चाह रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट इट डाउन एंड उसको आप करिएगा खुद से। आई जस्ट गिव यू द मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट in which we are representing the sparse array, ठीक है ना। After class I just send to you. First you observe that one because that will helpful in the data structure part also, ठीक है। और अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो से ज्यादा है तो उस केस में स्पार्स प्रेजेंटेशन हम देंगे। अब यहाँ देखो नॉन जीरो हमारा कितना है, 3 है, तो रो हमारा 4 होगा, एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा इसलिए क्योंकि ये पहला रो फिक्स हो जाएगा, पहला रो फिक्स है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट टोटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 3 है, कॉलम 3 है, और 3 नॉन जीरो एलिमेंट भी है, इसलिए ये कोइंसिडेंस है। अभी हम लोग चेंज किए थे इसमें, पहले इसमें कुछ ज्यादा था, तो 3 3 3 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, तीनों 3 में। नो सर। अब यहाँ पर एक्चुअली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को एरे 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक जाता है, यूजर को इससे कोई मतलब नहीं। यूजर इसको देखेगा कि अगर ये 3 रो है तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में हम यही बताएंगे कि आपका फर्स्ट रो के, अब ये रिप्रेजेंटेशन में +1 कर देंगे, जो भी इंडेक्स है उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका 1 1 बढ़ जाएगा, तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो व्यू हो जाएगा। तो ये कैसे लिख रहे हैं, पहले में रो, दूसरे में कॉलम, तीसरे में नॉन जीरो एलिमेंट जो एक्चुअल है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, सेकंड कॉलम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, तो 1 लिख दिया। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम नॉन जीरो एलिमेंट इज 2, 2 लिख दिया। देन सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट इज 5। नाउ देयर इज नो नॉन जीरो एलिमेंट इज इन थर्ड रो, तो थर्ड रो यहाँ नहीं होगा, और हमारा रो भी लिमिटेशन है। तो जो लूप चलेगा उसमें, लूप में आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लूप में आपका जो रो है वो कहाँ से चलेगा, पहला तो फिक्स कर देंगे, तो कहाँ से चलेगा, रो 1 से चलेगा ना। इसको तो आप फिक्स कर देंगे, पहले वाले को, पहले वाले में क्या फिक्स कर देंगे, पहले वाले में फिक्स कर देंगे कि अगर एरे ए है तो एरे का 0th पोजीशन पर 1, यानी कि एरे का 0, एरे का 0 1 और एरे का 0 2। यहाँ पर हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर असाइन कर दे रहे हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। तो अब हमारा जो है ये रो कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा ना। यस सर।
इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ से ही ना चलेगा। तो आर लेस देन, यहाँ कंडीशन डालेंगे, लेस देन क्या, एनजेड प्लस वन टोटल है, प्लस वन तो हम लोग ऑलरेडी ले लिए। तो अब नॉन जीरो एलिमेंट को हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। तो एक से कहाँ तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट 3 है, तो एक हम यूज कर लिया, तो अब 2 ही ना बच गया, 3 बच गया ना, 1 2 लेस देन इक्वल टू 3 सर। लेस देन इक्वल टू 3। आर प्लस प्लस, और इसके लिए कॉलम के लिए और सी इक्वल टू 0, सी लेस देन 3, सी प्लस प्लस। समझ में आ रहा है ना कैसे लूप लेना है? यस सर। ठीक है, बाकी आप जो है वो अभी शेयर कर देंगे, वो प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, एक बार उसको रीड करिएगा, उसमें ऑप्शंस भी है, स्विच भी है, और